नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज है 10 अप्रैल। तो महीना पूरा साल देखते देखते खत्म हो गया। 4 महीने खत्म हो चुके हैं यार, नियर अबाउट 4 महीना खत्म हो चुका है, पूरा हाफ ऑफ द ईयर खत्म हो चुका है। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मई महीने से जो है कुछ लाइव क्लासेस शुरू करूँ। तो मुझे आप बताइएगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। लाइव क्लासेस में क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन होगा। एक टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। बेसिकली मैं जो कंटेंट क्रिएशन वाला प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ऑटोमेट, थोड़ा सा स्केल अप करना चाहता हूँ और कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट मंथ से मे बी आई ट्राई टू गेट मोर पीपल ऑन बोर्ड। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मैं ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे वो अपने जो फीडबैक हैं उनको क्वेश्चन हम पूछेंगे। जैसे ट्रेडिंग हो गया, इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरली विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन जनरेट रेगुलर इनकम फ्रॉम दी इक्विटी मार्केट और फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स उसको तो बाद में देखा जाएगा, फ्यूचर्स में बात करेंगे, पर यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मॉरिशियस अथॉरिटी क्विजेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ओवर फीस। सो जैसे आपको पता है कि मॉरिशियस, फिर आपका जो है आयरलैंड है, सिंगापुर है, ये टैक्स हेवन कहा जाता है। केमन आइलैंड होते हैं, ये टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन का मतलब होता है कि हर एक जगह पे, हर एक देश में जब आप काम करते हैं तो हर एक देश का जो है टैक्सेशन सिस्टम होता है। टैक्सेशन मतलब आप उस जगह पे काम कर रहे हो तो उस गवर्नमेंट को भी, उस देश को भी, उस जगह को भी तो फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए वो टैक्स लेते हैं। इसलिए डेवलप कंट्रीज़ में जापान हो गया या यूरोपियन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे नियर अबाउट 75% तक जो भी आप इनकम करते हैं वो टैक्सेशन में चला जाता है। एंड रिच पीपल आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। इसलिए बहुत सारे जो कंपनीज़ होती हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो अपने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो सिंगापुर में करवाते हैं, केमन आइलैंड में करवाते हैं, आयरलैंड में करवाते हैं। इसलिए आप जब देखोगे गूगल इज़ अ US बेस्ड कंपनी, बस उसके जितने भी सारे पेमेंट सिस्टम होते हैं या जो भी उसका प्रोसेस होता है वो आपका आयरलैंड के माध्यम से होता है, सिंगापुर माध्यम से होता है। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, डेफिनेटली आपको जो पैसा आता है वो भी सिंगापुर से ही आता है, वो इंडियन एंटिटी से नहीं आता, क्योंकि इंडिया में टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, सिंगापुर में टैक्स कम देना पड़ता है, आयरलैंड में टैक्स कम देना पड़ता है। तो अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट हैं, अगर आप धंधा करना चाहते हैं, कम टैक्स देना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे टैक्स हेवन सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे उसको समझ सकते हैं। सिक्स टू नो हाउ इनकम इज कैलकुलेटेड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज पेड टू एडवाइजरी कंपनीज आउटसाइड ऑफ मॉरिशस। सो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि भाई आप दुबई में जाके काम करें, क्योंकि दुबई में जैसे कोई इनकम टैक्स नहीं होता है, तो उसी तरीके से मॉरिशस ऐसे जो टैक्स हेवन है वहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, सब जो है वो मॉरिशस यहाँ पे अपना सब्सिडी खोल के वहीं से जो है पैसे को फनल करते हैं जब जो बाहर से आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। मुंबई एप्पल स्टोर जोन नो गो एरिया फॉर 22 कंपीटिंग ब्रांड्स। ठीक है। ब्रुकफील्ड इन्वेस्टिंग $1 बिलियन इन अवाडा। ओके, बहुत अच्छी बात है यार। क्लीन एनर्जी में बहुत पैसा आ रहा है, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। आप अगर रिन्यूएबल यानी न्यूक्लियर में पैसा डालते हैं देन आई एम इंटरेस्टेड, नहीं तो आई एम नॉट। बैटरी, EV, दीज विल नॉट वर्क। सोलर पैनल, दिस विल नॉट वर्क। ये आपका इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल जो है उसका 24% यील्ड होता है या प्रोडक्टिविटी होती है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी लो। एंड आप सोलर पावर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर पाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग जहाँ पे एक इंडस्ट्री, जैसे आपका अगर सुजलॉन को अगर हम पकड़ें, सुजलॉन नियर अबाउट 2 डेकेड से ये काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव। एंड 2004 या 2008 में जो है पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने से वो बचा था। अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क, इट शुडंट वर्क, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एंड हमारा जो ऑल्टरनेट क्लीन फ्यूल हमें देखना पड़ेगा, ज़्यादा यील्ड और क्लीन फ्यूल कौन सा है। न्यूक्लियर इज़ दी बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। न्यूक्लियर से बेटर ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, ऑल्दो हाँ हैज़ार्डस होता है, बट वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें थ्रू आउट द हिस्ट्री सबसे ज़्यादा हैज़र्ड कहाँ पे हुआ था, आप देखोगे कि थर्मल पावर प्लांट में एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरे थे कंपेयर टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट। So Vary VC goes slow on startup deals, step up diligence. Venture funding to startup drops 20% to $2 billion in January March amid macro changes. So अगेन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टार्टअप वाले जो VC वाले बंदे हैं या PE वाले बंदे हैं, PE वाले बंदे जो होते हैं वो मैच्योर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइमरली जो प्री IPO कंपनीज़ होती हैं, बड़े कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो चिंग चोंग वाला जो था ना, एक आपका मसाले वाला कंपनी, तो वहाँ पे भी PE ने इन्वेस्ट किया था, उसको भी वो बेचने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली IT से उसको परचेज़ कर लेगा। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है VC जो होते हैं वो स्टार्टअप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे स्टार्टअप वाले सीन में क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर होता है, फिर VC होता है, फिर आपका मतलब VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। VC का जो होता है, VC इज़ मोर मैच्योर एंड मोर और लेस जो PE चलाते हैं वही VC चलाते हैं, क्योंकि VC जो चलाते हैं वहाँ पे आपका जो रिटर्न होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, बट PE में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता बिकॉज इट इज़ इन्वेस्टिंग इन मैच्योर मार्केट्स और मैच्योर बिजनेसेस।
सो यहाँ पे इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस होने ही वाला है, बिकॉज स्टार्टअप का जो पूरा आइडिया है, क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टार्टअप का जो फेज़ है या इंडियन स्टार्टअप जो सिस्टम है, दैट इज़ मोर ऑफ अ वेस्टर्न कॉपी पेस्ट। मतलब आप अग्री करते नहीं करते, आप मुझे गाली दो नहीं दो, मुझे इससे मतलब इफ़ यू कैन गिव मी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डेफिनेटली मैं आई विल एग्री विथ यू। अगर हम एक फेमस शो की बात करें, शार्क टैंक भी आपका वेस्ट से कॉपी किया हुआ है, और जितने भी फ़ोन पे जो है वो वेस्ट मतलब वेस्ट से ही बोल सकते हो आप, कॉपी किया हुआ है सिस्टम को जो है कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे यूपीआई के ऊपर उसको बनाया गया है, भीम के ऊपर, बेसिकली यूपीआई के ऊपर बनाया गया है। अगर हम अमेज़न को देखें, अमेज़न तो ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी अमेरिकन, उसका ही कॉपी करके यहाँ पे शुरू किया गया है। कोई भी जोमेटो स्विगी जो है वो आपका अमेरिकन चीज़ों को जो है वो उसको कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। सो दिस ओला ऊबर भी जो है, ओला भी जो है वो ऊबर का कॉपी है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट के प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारा जो इंडियन मेंटालिटी है, जो ऑडियंस का मेंटालिटी है, दैट इज़ मोर ऑफ अ सोशलिस्टिक मेंटालिटी, बिकॉज हमें जो है मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। इसलिए बाईजू जब फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवाएगा तो लोग बहुत सारे देखने जाएंगे, बट जब भी वो 80,000 रुपये मांगेगा, लोग उल्टी तरफ भागेंगे, बोलेंगे कि हम 80,000 रुपये कैसे देख सकते हैं। इसलिए वहाँ पे NBFC आती है, लोन देती है, NBFC फिर उसका NPA में कन्वर्ट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको पता नहीं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दैट्स वाई बिग बिग कंपनीज, इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बाईजू अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अन अकेडमी भी स्ट्रगल कर रहा है, जितने भी बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। जोमेटो स्ट्रगल कर रहा है, स्विगी स्ट्रगल कर रहा है, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे स्टार्टअप कंपनीज़ हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। वेरी फ्यू आर सर्वाइविंग और वेरी लेस परसेंटेज इज थ्राइविंग। जैसे जोहो जो है, जोहो ने क्या किया है, जोहो ने भी वही काम किया है, दैट दे आर वर्किंग एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अडाप्ट दी सिस्टम जो वेस्ट वाला दे रहा है, सेल्स फोर्स दे रहा है, उसी को एक सस्ते ऑप्शन में या अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जो है वो अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करें, एक इको सिस्टम तैयार करें। तो अभी आपको जब मतलब स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होना पड़ेगा दैट यू हैव टू बिल्ड प्लेटफॉर्म्स। प्रोडक्ट बनाएंगे सेल नहीं होगा, आपको एक इको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है जोहो, दूसरा एग्जांपल है अंबानी। अंबानी क्या कर रहे हैं भैया कि वो अपना जियो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे जियो अभी जियो नहीं कहा जाता, जियो प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। जियो का हार्डवेयर है, जियो का मोबाइल फ़ोन है, जियो का सॉफ्टवेयर है, जियो का OTT है, जियो का IPL है, ये सारी चीज़ें जो है जियो जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, जियो को इंटीग्रेट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परोसा जा रहा है। टाटा न्यू भी वही कर रहा है। टाटा न्यू क्या कर रहा है, और सारी जो कंपनीज़ हैं 1mg, बिग बास्केट, इनको परचेज करके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परोसा जा रहा है। तो अभी जो है प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, इको सिस्टम का बिजनेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बड़ा खेलना चाहते हैं, स्टार्टअप में गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको जो है प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करते हैं देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिंपल सा एग्जांपल और एक मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा मैं खींचूंगा इसको क्योंकि ये लंबा खींचना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओला ऊबर हो गया, ओला जैसे कहा जाता है ना एक एसेट लाइट कंपनी, यानी वो अपना गाड़ी ओन नहीं करते हैं। गाड़ी ओन नहीं करते हैं बोल के प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप ओला ऊबर में गाड़ी को बुलाते हैं, वो पूछते हैं आप कहाँ जाओगे, फिर वो राइड कैंसिल कर देते हैं। अगर ओला ऊबर खुद का गाड़ी, जैसे स्नैपी जो EV वाला कंपनी है, जो आपका गाड़ी मतलब ओला ऊबर के साथ ओला ऊबर जैसा काम करता है, स्नैपी अपना गाड़ी खुद ओन करता है। आई थिंक ब्लू बोल के कंपनी है जो अपना गाड़ी खुद ओन करता है, और उसमें क्या होता है, फ्लीट अपना खुद मैनेज कर रहे हैं, गाड़ी भी अपना है, कस्टमर भी अपना है, सेटअप भी अपना है, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। इसलिए आप देखोगे ये ब्लू और ये स्नैपी, ये सारे कंपनी जो है सर्वाइव करने वाली है। और ओला ऊबर भी मैन्युफैक्चरिंग में घुस गया है, ओला अपना खुद का गाड़ी बना रहा है, स्कूटी बना रहा है। क्यों बना रहा है? रीज़न बिकॉज ऑफ दिस। इसी तरीके से आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दी VC वाले जो बंदे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या शॉर्ट टर्म रिटर्न करके 2 कंपनी या 3 कंपनी को मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से हम जो है एग्जिट कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है। पाक टू शिप 230 कंटेनर्स ऑफ आर्म्स टू यूक्रेन। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इतना भयानक इन्फ्लेशन है, बैंकरप्ट हो चुका है वो पूरा देश। अभी वो 230 कंटेनर जो है आर्म्स भेजेगा यूक्रेन को, बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉक्सी वॉर। आपको समझना पड़ेगा। तो US जो है पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि US, IMF ये सारे एक अमेरिकन कंपनीज़ हैं, फिर यहाँ पे वो बेल आउट करना चाहेंगे, थोड़ा सा 1 बिलियन 2 बिलियन 4 बिलियन देना चाहेंगे। तो फिर वही बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेगा हमें तो कुछ, हमें क्या करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान वही बोलेगा कि यूक्रेन को आप फंडिंग कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली हम सेल नहीं कर सकते या डायरेक्टली हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपके माध्यम से आप इसको कीजिए। और इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि पाकिस्तान विल बिकम मोर अनस्टेबल, और रशिया जो है वो और भी पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा। चाइना तो ऑलरेडी दबा चुका है। इंडिया का यहाँ पे फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा पाकिस्तान वोलाटाइल होगा उतना वहाँ पे सिविल वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सिविल वॉर होगा तो फिर वो इंडिया में भी आएगा, बिकॉज जो मास एक्सोडस होने वाले हैं
दैट विल बी टूवर्ड्स दी वेस्टर्न बॉर्डर एंड द ईस्टर्न बॉर्डर, बिकॉज सदर्न में आपका समुंदर है, नॉर्दर्न में आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तो कोई जाएगा नहीं, अफगानिस्तान से इन्फ्लक्स होता है। सो उनका जो मूवमेंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स ईरान, जो सिंध वाले एरिया हैं वहाँ पे आपका ईरान की तरफ मूवमेंट होगा, एंड यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर की तरफ मूवमेंट होगा। सो दिस समथिंग जो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना चाहिए, और यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग पे अभी फोकस नहीं करना चाहिए कि हाँ अभी हम जो है ज़मीन कब्जा कर लेंगे, उसको करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब भी आप फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान होगा तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑलरेडी इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि दे आर कम्प्लीटली एंटी इंडियन, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको अगर वहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में लेके आओगे तो वो पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे आएगा और फिर वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपने सिर्फ ज़मीन को हड़प लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़मीन के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी जब हड़पेंगे तो वो लोग जब आपके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर डिस्टेंस होगा, एलिनेशन होगा, वायलेंस होगा, क्राइम होगा, और इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। तो अभी इंडियन रियलिटी में बहुत ज़्यादा पैसा ठूसने को मिल रहा है। नेक्सस REIT प्लान्स टू फ्लोट 4,000 करोड़ IPO इन में। सो आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई ये वाला सेक्टर जो है प्राइमरली आपका कमर्शियल सेक्टर और जो है डोमेस्टिक रियल एस्टेट वाले सेक्टर होते हैं, यानी पर्सनल घर जो परचेज़ करने वाले वहाँ पे तो धड़ल्ले से लोग परचेज़ कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा नफ़ा नुकसान क्या है आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो है आपका क्रेडिट बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि HDFC बैंक जितने भी बैंक है उन्होंने इतना बॉन्ड डिक्लेयर किया है, पैसा इतना उठाया क्योंकि उनको पैसा लोन बुक बढ़ाना है, तो अभी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बट अभी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ईदर वे जा सकता है। चाइना में हाउसिंग बबल है, अमेरिका में हाउसिंग बबल है, 2008 का जो हुआ था हाउसिंग बबल की वही वजह से हुआ था। इंडिया में आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाउसिंग बबल, ऑल्दो ये उस लेवल पे नहीं होने वाला है, बट अगेन जब आपका हाउसिंग बबल फटेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे जो इन्वेंटरी है, एक तो है इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, एक है बैंक का पैसा डूबेगा, और एक जो रियल एस्टेट वाले कंपनीज है उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वो डिक्लेयर कर देंगे बैंक्रप्सी, फिर आप वहाँ पे सस्ते में फ्लैट से ये सब परचेज कर सकते हैं। सो माई अपॉर्चुनिटी विल बी कि अभी जो है अभी रिसेंटली 2 क्वार्टर के अंदर, यानी लास्ट 6 महीने में आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी प्राइसेस। 3 साल में नियर अबाउट 50% प्रॉपर्टी प्राइसेस जंप हो चुके हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। एंड इस जगह पे एटलीस्ट आई विल बी वेटिंग कि जब ये क्रैश होगा, हो सकता है नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर होता है देन आई विल बी रेडी टू वेट एंड बेसिकली बाई एनी थिंग दैट आई वॉन्ट। बिकॉज जो आपका 2 करोड़ का फ्लैट है मे बी आपको 70 लाख में मिल रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम, वो परचेज करके फिर उसको बाद में आप 10%, 20%, 30% मुनाफे में बेच डालो, आपका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो इसी तरीके से आप जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं और अपना फ़ायदा जो है उसको प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, एटलीस्ट इन इंडिया में तो काम नहीं करना चाहिए। सेल ऑफ CNG ड्रिवन व्हीकल्स सेट टू पिकअप एज फ्लाइज प्राइस ऑफ फ्यूल ड्रिप्स। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन फ्यूल है, CNG इज़ द ट्रांजिशन फ्यूल, जो आपका पेट्रोल डीजल नियर अबाउट स्लोली रिमूव हो रहा है। हमारा फ्यूचर जो है वो है हाइड्रोजन, LNG, और आपका बैटरी वो विल बी नियर अबाउट 5 to 10%, मैं एग्री करता हूँ, बट वो उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग। बट अगर हम देखें हमारे जो करेंट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये सारी चीज़ें हम इंडिया में बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन विल बिकम, क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम कर सकते हैं तो हमारा जो फ्यूल का डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, हम इंटरनली उसको जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमें फ़ायदा होगा। CNG जो है इट्स मच क्लीन फ्यूल, लाइटर फ्यूल, ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ईरान से आता है, कतर से आता है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, LNG को फिर CNG में करके आप काम कर सकते हैं। इसमें आपका बेटर प्रोडक्टिविटी होता है, ऑल्दो पावर उतना नहीं मिलता, बट आपका जो है पोल्यूशन कम होता है, क्लीन बर्निंग फ्यूल है। पेट्रोल को जो है आपको क्रूड को फिर प्यूरिफाई करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता है। सो डीजल विल स्लोली गो अवे। डीजल बहुत अच्छा एक चीज़ है, बट पता नहीं क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक है। पेट्रोल विल बी देयर, पेट्रोल हमेशा रहेगा। पेट्रोल के बाद जो है उसको ट्रांजिशन किया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा, पेट्रोल विल बी ट्रांजिशन इनटू व्हाट, इनटू CNG या LNG, फिर आपका डीजल जो व्हीकल्स हैं उसको हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा। दैट्स दी मोटा मोटा प्रोसेस। डीजल में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है, आपके पेट्रोल में स्पार्क प्लग होता है, यानी कोई भी गैस है उसको स्पार्क चाहिए होता है जलने के लिए। सो ट्रांजिशन फ्यूल आप देख पा रहे हैं कि मारुति बहुत अच्छा काम करेगा, हुंडई भी बहुत अच्छा काम करेगा, टाटा का आई डोंट थिंक CNG है, बट यहाँ पे CNG में जो काम करेगा, यानी मारुति का भी मोनोपोली है, तो वो फिर मस्त से पैसा कमाएगा। चाइना सिमुलेट्स ताइवान स्ट्राइक्स इन सेकेंड डे ऑफ जॉइंट सोर्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 2025 तक तो चाइना ताइवान को ले ही लेगा, सो वही चीज़, दैट इज़ गुड। लुक्स टू मूव मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर टू सऊदी अरेबिया। सही है, दुबई से मतलब UAE से जो है वो मूव करने की कोशिश करेंगे टू सऊदी, मोस्ट प्रोबेबली रियाद या दमम, ये रियाद में ज़्यादा होगा, रियाद इज़ द कैपिटल, या दमम में होगा।
अल खोबर है, वहाँ पे भी हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। इसराइल अभी आर्मी जो है वो अभी बम मारेगा लेबनान और सीरिया में। सीरिया में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, बट वही है जहाँ पे आपका आईसिस कंट्रोल्ड है वहाँ पे बम मारेगा। लेबनान में बम मारा जाएगा, एंड उसी के साथ साथ थोड़ा सा जो है पैलेस्टाइन में भी मारा जाएगा। वेरी सैड यार, वेरी सैड। इसलिए मैं आरईसी को बहुत पसंद करता हूँ। $350 मिलियन 5 ईयर लोन टू डाइवर्सिफाई लाइबिलिटीज अक्रॉस करेंसीज, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा ये देता है रिटर्न। लास्ट फिस्कल में 37,000 करोड़ जो है फिरंगी ने निकाल दिया है, विच इज़ गुड। पी जो है वो आपके मेच्योर कंपनीज में पैसा डालते हैं, वही आपको देखने को मिल रहा है। इक्विटी फंड रेजिंग टू हेल्प माइक्रो लेंडर टू एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ फाइनेंशियल। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो आर फाइनेंशियल में आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इसको। जैसे मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, जियो प्लेटफॉर्म्स बैक 350 करोड़ का डील एनआईसी क्लाउड सर्विसेज को चलाने के लिए। सो वही चीज़ है, प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस है भाई। यूए इमर्जेस एज ऑल्टरनेटिव टू रूपी ट्रेड विथ रशिया, तो अच्छी बात है, मस्त चीज़ है यार। गवर्नमेंट आस्क वेलनेस एंड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स टू डिस्प्ले क्वालिफिकेशन। 75 लाख प्लस होम टू गेट डियरर। लोन्स तो बढ़ेंगे भाई, लोन्स तो बढ़ेंगे। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि रिस्क जब आप ज़्यादा लोन दे रहे हैं तो उसके बिकॉज मार्केट अभी ख़राब चल रहा है, तो उसको पता है कि लोन ज़्यादा दूंगा तो रिटर्न मुझे ज़्यादा चाहिए ना, रिस्क रिड्यूस करने के लिए। तो वही आपको देखने को मिल रहा है यार। रिस्क आप देखो ना कितना रिस्क है। जो 30 लाख वाले जो है वहाँ पे रिस्क देखो 35% है। 82 अगर हम देखें एल टी वी रेशियो इज़ दिस। रिस्क आप देखो, रिस्क कितना है, अबव 75 लाख का जो है वहाँ पे आपका 30 to 75 लाख में आपका नियर अबाउट 30% रिस्क अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो वही आपका चीज़ 75 लाख के ऊपर जो है 50% रिस्क है। स्केरी स्टफ मैन, स्केरी स्टफ। आपका एल एन जी पी एन जी जो है उसका दाम कम हो रहा है, उसकी वजह से जो है आपके मार्केट में अच्छा आई जी एल जी गेल आई जी एल का अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले तो बोल रहे थे एच डी एफ सी का कासा जो है वो बढ़ रहा है, अभी बोल रहे हो कासा शेयर इन ओवरऑल डिपॉजिट्स है वेरी रो, क्योंकि पैसा जो है अभी लोगों के पास पैसा नहीं है। कासा मतलब क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। मतलब कासा में जो डिपॉजिट होता है तो वो मतलब कि लोग पैसा रख रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अभी क्या करें। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो वी आर वेटिंग फॉर अ बबल टू बस्ट, एंड अगर ये बबल बस्ट करेगा ना तो रियल एस्टेट में बहुत मजे हैं भाई, पैसा भी सेव करो, बहुत मजे हैं, बहुत सस्ते में मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ अगर होता है तो। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रशियन ऑयल एंड द ओपेक इफेक्ट, द रिस्क ऑफ इंडो रशियन ट्रेड एस्केलेट व्हेन ओरल क्रूड स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द कैप। एज सच वही होगा ना कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का अभी जो लेवरेज था वो चला गया है। दे हैव बिकम अ सिटिंग डक बिटवीन यूएस एंड दी रशिया, बिकॉज यूरोप का जो है पावर रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करने के लिए उनको चाहिए क्रूड। क्रूड आइदर उसको सऊदी से ओपेक से आएगा, नहीं तो आपका रशिया से आएगा। तो अभी यहाँ पे वही चीज़ है, उससे एटलीस्ट हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है। अगर हम रूबल ट्रेड करते हैं तो बहुत फ़ायदा है, बट जब भी आप डॉलर में ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस ही लॉस है। ओके, $100 हो गया तो फिर से तेल के दाम, मतलब आपको कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। सो यप, लेट्स सी।